नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था क्रैश कोर्स के दौरान कि हम आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो उसी कड़ी में हमने साइंस का सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया और अब हम आपके साथ एसएस यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सिलेबस जो है आपको बिहार बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। ये किसी बुक से लिया हुआ चैप्टर या वो चीज़ नहीं है, ये बिहार बोर्ड का सेट किया हुआ जो है आपका सिलेबस है। इसी के अंतर्गत आपको सारे के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न एग्जामिनेशंस में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम उसी को समझने जाते हैं। उसी के कड़ी में पहला है आपका एसएस में सामाजिक विज्ञान में पहला आपको जो पढ़ना है वो है इतिहास। तो इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब है पहले लोग अपने क्षेत्र के स्तर पे ही सोचते थे, क्षेत्र में ही रहते थे, अपने गांव मोहल्ले के अंदर में ही रहते थे, उससे ज़्यादा बाहर नहीं सोचते थे। तो लोग राजा लोग अपना क्या करते थे, उस पर शोषण आपस में बना करके रखते थे। लेकिन जब लोगों ने बड़ा व्यापक तरीके से सोचना शुरू किया, राष्ट्र के लेवल पे सोचना शुरू किया, पूरी दुनिया देश के बारे में सोचना शुरू किया, तो उसी को कहा गया राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद जो है आपको यूरोप में देखने को मिला। तो उसी के कारण हम सबसे पहला इतिहास में जो चैप्टर पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र के प्रति भावना, राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना की, राष्ट्र को लेकर के चलें, ना कि अपने घर को लेकर के या अपने गांव मोहल्ला समाज को लेकर के चलें। तो यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बाद स्थितियां बनी कि किस तरह के चीज़ों को अपनाया जाए। तो भारत देश में जो दुनिया में जो है दो तीन तरह के चीज़ें दो तरह की चलती है, समाजवाद और पूंजीवाद। समाजवाद का मतलब है कि पूरे राष्ट्र के लोग एक परिवार के समान हैं और जो भी राष्ट्र उन्नति करेगा उसमें सब लोगों की भागीदारी होगी। तो और पूंजीवाद में है जो कमाएगा वही खाएगा। लेकिन हम लोगों का ना राष्ट्रवाद मतलब समाजवाद है, ना ही पूंजीवाद है। मिश्रित हम लोगों का जो सिस्टम है, मतलब पूंजीवाद को भी हम लोग जगह देते हैं और राष्ट्रवाद समाजवाद को भी हम लोग क्या करते हैं, जगह देते हैं। तो उसी में जो है पहला चैप्टर राष्ट्रवाद के बाद जो है आपको समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद की जो अवधारणा है उसको पढ़ेंगे कि समाजवाद आखिर कहता क्या है। बहुत चर्चा है दुनिया में समाजवाद के बारे में, विशेष करके आपको रसिया और चाइना जो कंट्री है वो इस सब चीज़ों को मानते हुए दिखाई देगा। इसके बाद हिंद चीन में राष्ट्रवाद। यूरोप के बाद हम लोगों के पास जो हिंद मतलब हिंदुस्तान और चीन। चीन में भी हम लोग गुलाम थे, अंग्रेज के गुलाम थे। हम लोग आपस में ही अंदर में बटे हुए थे, राजाओं महाराजाओं हम लोगों पे शासन किए हुए थे, अंग्रेज लोग शासन किए हुए थे। हम लोग वही घर मोहल्ला आपस में गाँव में बटे हुए थे, जाति धर्म में बटे हुए थे। तो लोग हम लोगों को लड़ा लड़ा के आपस में क्या किए हुए थे, गुलाम बनाए हुए थे। तो हम लोगों में भी जब देखने को मिला कि दुनिया ऐसे प्रगति कर रही है, लोग राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, तो हम लोगों में भी राष्ट्र की भावना जगी। तो उसी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरा चैप्टर आपको जो है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, यानी हिंदुस्तान में भी और हमारा पड़ोसी जो है चीन, उसमें भी राष्ट्रवाद का बात हुआ। इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद फिर से हम जो करेंगे वो भारत में राष्ट्रवाद, उसका अलग से एक चैप्टर डिटेल में दिया गया है कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे कैसे हुआ, क्रांति कैसे कैसे हुई, महात्मा गांधी का आगमन कैसे हुआ, किस तरह से देश आज़ाद हुआ, किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना पनपी। पांचवा है अर्थव्यवस्था और आजीविका। देश आज़ाद हो गया तो हम लोगों को अपना अर्थव्यवस्था का भी संचालन करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा, आजीविका कैसे चलेगी, देश आगे कैसे चलेगा, रुपए पैसे कहाँ से आएंगे, इसके बारे में इस अर्थव्यवस्था और आजीविका के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपको शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण का मतलब है कि शहर का बनना, जैसे कि आजकल देखते हैं कि बहुत जगह शहरीकरण हो रहा है, बहुत सारा लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं, तो उसको कहते हैं शहरीकरण। भारत में बहुत तेजी से शहरीकरण अभी हो रहा है। और शहरी जीवन लोग कैसे जीते हैं, नहीं जीते हैं, इस चीज़ के बारे में। इसके बाद व्यापार एवं भूमंडलीकरण। व्यापार एवं भूमंडलीकरण से व्यापार तो आप समझते ही हैं। भूमंडलीकरण का मतलब आपको समझाना है कि भूमंडलीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे पहले हम लोग अपने अगल बगल में ही व्यापार करते थे। हाट का नाम आपने सुना होगा कि हम लोग गांव में बिहार में जो है हाट का बहुत ही चलन है। हटिया जाते थे लोग, 7 दिन में 2 बार लगता था मैक्सिमम। तो लोग वहाँ से सब्जी वब्जी खरीद करके जो अपनी ज़रूरत का सामान था वो लेकर के आ जाते थे। लोग उतना ही समझते थे कि इतना ही दुनिया है, इतने ही दूर में हमको रहना है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी आगे, तो व्यापार लोग क्या करने लगे, दूर दूर से व्यापार करने लगे। एक शहर से दूसरे शहर, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश, इस तरह से देश आपस में क्या हो गए, पूरी दुनिया आपस में व्यापार के द्वारा कनेक्ट हो गई। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि विदेशी कंपनियां यहाँ पे आकर के व्यापार कर रही है, हम लोग जाकर के विदेश में व्यापार कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सका है, भूमंडलीकरण के कारण। पूरे दुनिया को एक ग्लोबलाइज किया गया है, भूमंडलीकरण किया गया है। उसके दौरान जो है उसी के कारण हम लोग
जो है अभी व्यापार का जो आप देख रहे हैं इतना दायरा बढ़ चुका है, तो वही सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद प्रेस एवं संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस के बारे में जानते ही हैं, ये जो सोशल मीडिया इतना जो मतलब कि सोशल मीडिया मतलब डिजिटल मीडिया है, ये सब जो मीडिया है ये सब प्रेस के अंदर में आता है, जो देश के बारे में, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी जिसको माना जाता है, वो देश के बारे में जो जानकारियाँ हैं सो प्रोवाइड करती है। तो वो सब चीज़ें हम प्रेस संस्कृति क्या है इस सब के बारे में हम यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे। तो इतिहास हो गया, आपको मात्र 8 चैप्टर पढ़ना है, छोटा छोटा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, यानी 15 दिन के अंदर में ये खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर में मैक्सिमम एक से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे, इसमें सारे के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि बहुत एकाग्रता के साथ, बहुत ध्यान के साथ आपको सुनना है। अगर आप सुनने में कमी करेंगे तो आपके सारे समझने में आपका क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर आप समझेंगे नहीं तो वहाँ पर एग्जामिनेशंस में आप क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में जितना रहेगा वही जा करके आप एग्जाम में करेंगे। तो आपको समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये इतिहास का आपका सेगमेंट है। इसके बाद भूगोल, भूगोल यानी ज्योग्राफी, अगला सब्जेक्ट जो है आपका एसएस में, सोशल सामाजिक विज्ञान में टोटल 4 हैं, इतिहास, भूगोल, सामाजिक राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो दूसरा है आपका भूगोल। भूगोल में आपको पढ़ना है भारत के संसाधन एवं उसके उपयोग के बारे में। संसाधन, संसाधन का मतलब आप समझते हैं या अगर नहीं समझते हैं तो संसाधन का मतलब वो होता है जो हमारे इंसान के काम आए, उसके जीवन को क्या करे, सुलभ बनाए, आसान बनाए, लाभदायक बनाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, संसाधन कहते हैं। जैसे कोई भी सामान है अगर फेंका हुआ है कहीं पर, किसी के यूज का नहीं है, तो उसको हम संसाधन नहीं बोलेंगे। लकड़ी है कहीं पे पड़ी हुई है, फेंकी हुई है, तो संसाधन नहीं है। जब हम उसको उठा करके अपने यूज में ला लेते हैं तो वो हमारे लिए संसाधन का काम करता है। तो वो संसाधन में पढ़ेंगे, बहुत तरह के संसाधन है, एक ही संसाधन नहीं है। भूमि संसाधन है, भूमि संसाधन यानी जमीन से हम कितना कितना चीज उपजा करके खेती करते हैं, वो करते हैं। जल संसाधन है, वन एवं, तो ये एक ही चैप्टर के अंदर में ये 5 आपको सेगमेंट दिए हुए हैं, 5 टॉपिक दिए हुए हैं। भूमि संसाधन, जल संसाधन, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, वन से भी बहुत सारे संसाधनों, बहुत सारे मतलब कि आप गोंद के बारे में सुने होंगे, रबर के बारे में सुने होंगे, लकड़ी, बहुत सारे दवाई, जड़ी बूटी, सारे वन से ही आते हैं हम लोगों के। इसके बाद वन प्राणी। इसके बाद खनिज संसाधन, खनिज जो धरती के नीचे या धरती में प्राप्त रहते हैं खनिज, उससे बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, तो खनिज संसाधन इसके अंदर में आ गया। इसके बाद शक्ति, शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन, वो भी संसाधन है। जैसे हम बिजली बनाते हैं, कोयला से बिजली बनाते हैं, ये ऊर्जा संसाधन है। बिजली क्या है, हमारी ऊर्जा है। सोलर से बिजली पैदा करते हैं, या पानी से बिजली पैदा करने का कोशिश करते हैं, नदी में डैम बना करके उससे, या एयर से पवन चक्की घुमा करके, हवा से हम ऊर्जा का। तो वो सब चीज़ के बारे में, जो ऊर्जा संसाधन कैसे कैसे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, भारत में क्या स्थिति है ऊर्जा की, ये सब चीज़ इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा चैप्टर, ये संसाधन जब आप जान जाएंगे तो संसाधन के बाद आपको कहा जाएगा कि आप कृषि को समझिए, यानी खेती को समझिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि में जुड़े हुए हैं। तो कृषि को समझिए। कृषि समझने के बाद, जैसे कि कृषि के बाद आपको समझाया जाएगा निर्माण उद्योग, उद्योग के बारे में बताया जाएगा कि उद्योग क्या है, निर्माण उद्योग क्या है। जैसे कृषि हुआ, आपने टमाटर उपजाया, टमाटर उपजाने के बाद आपको क्या करना है, मतलब कि आपको उद्योग में ले जाना है। उद्योग में ले जाने के बाद टोमेटो सॉस बनाना है मान लीजिए आपको, तो टमाटर आप कृषि क्या करिए, कृषि करिएगा, टमाटर उपजाइएगा, उद्योग में उसको ले जाइएगा। टमाटो सॉस, टमाटो सॉस का मतलब हिंदी माध्यम के समझ ज़्यादातर विद्यार्थी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होंगे। टमाटर मतलब टमाटर की चटनी, टमाटर की चटनी अगर आपको बनाना है, अगर हम हिंदी में इसीलिए आपको बताते हैं कि मेरे साथ इस तरह का घटना हो चुका है। जैसे कि हम बहुत एक कहानी आपको बताते हैं कि बहुत छोटे थे, 4वीं 5वीं क्लास में थे, बिहार में ही अंदर गाँव में ही पढ़ते थे। तो एक जगह भोज हुआ, तो भोज में गए हम लोग, भोज खाने के लिए गए, बैठे हुए थे। तो एक दिल्ली से पढ़ा हुआ, मतलब दिल्ली का बच्चा था, शहरी था, बड़ी अजीब स्टाइल में वो बांटते हुए आ रहा था सामग्री। सामग्री क्या बोल रहा था, ग्रेवी, ग्रेवी बोल रहा था। तो ग्रेवी हम लोगों को पता नहीं था कि ग्रेवी आखिर होता क्या है, उतना जानकारी नहीं था। 4वीं 5वीं क्लास के गाँव के विद्यार्थी थे हम लोग। ग्रेवी, तो हमारे पास ग्रेवी ओरिजिनल पहले से था ही, हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट था चावल में ग्रेवी, उतना ज़्यादा था, मतलब झोर, जिसको हम लोग झोर बोलते हैं या रस बोलते हैं। तो हमको लगा कोई नया आइटम है, छूट ना जाए, तो हम उसको बोले कि दीजिए दीजिए दीजिए। तो उसने क्या किया, वो देखा न सुना, वो बाहर का लड़का था, इतना ग्रेवी एक मतलब करछुल निकाल करके हमारे पे दे दिया। हमारा पूरे बाढ़ आ गया थाली में, एकदम पूरे सारा कुछ बह गया। तब हमको लगा कि अच्छा ये ग्रेवी क्या चीज़ है, तब जाकर के हमने पता किया तो पता लगा कि अच्छा ये झोर है, यानी रस है। तो आपको बताना किसी किसी चीज़ में हिंदी बताना हमको ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र याद करके, बाहर शहर के लड़कों में दिक्कत नहीं होती है, गांव के बच्चों में इस तरह की दिक्कतें होती है, जिसका सामना हमने भी किया था। इसीलिए हम आपको ज़्यादातर हिंदी में भी बताने का कोशिश करेंगे, उसका इंग्लिश भी बताएंगे। वैसे हिंदी माध्यम का ही ये जो है आपका कोर्स है, हिंदी माध्यम के लिए एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है।
तो आपको कृषि करना है, कृषि करने के बाद अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पाद को क्या करना है, फैक्ट्री में ले जाना है, तब नया नया बनाइएगा। जैसे टोमेटो सॉस आजकल क्या होता है, 6-6 महीने तक टोमेटो सॉस वैसे ही रहता है, तो वो लेकर के लोग जाते हैं। इसके बाद अगर आप टोमेटो सॉस बना लिए तो आप फिर लेकर के कैसे जाएंगे, तो उसके लिए परिवहन का यूज़ पड़ता है, तो परिवहन को समझेंगे हम ज्योग्राफी के अंदर में। तो सब सिस्टमेटिक चैप्टर दिया हुआ है, कृषि, फिर उद्योग, फिर परिवहन, कैसे उसको ढो करके ले जाना है। इसके बाद खत्म हो गया आपका ये वाला। इसके बाद फिर आ गया बिहार की कृषि। ये तो आपको पूरे ओवरऑल भारत की कृषि के बारे में समझिए, कृषि क्या होता है नहीं होता है। इसके बाद स्पेसिफिक आपको बिहार, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड है, बिहार से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो बिहार में आपको पढ़ना है कृषि एवं वन संसाधन के बारे में। इसके बाद मानचित्र अध्ययन, और एक लास्ट आपका, लास्ट में ज्योग्राफी के लास्ट में ही आपदा प्रबंधन का एक टॉपिक है। आपदा प्रबंधन यानी आपदा जो आती है, सुनामी, भूकंप, इस सब के बारे में, जो उससे कैसे बचना है, क्या करना है, वही आपदा प्रबंधन में आपको समझाया जाएगा। अगला है आपको राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, जिसमें हम लोग आपस में हर आदमी राजनीति में क्या है, राजनीति विज्ञान में माहिर अपने आप को समझता है, तो उसी से रिलेटेड ये आपको पढ़ाया जाएगा। ये सिलेबस में भी है, आपको समझना भी है। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है लोकतंत्र एवं सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र क्या है, हमारे देश में लोकतंत्र है और उसमें सत्ता की साझेदारी। अभी जैसे कि इलेक्शंस आपने देखा कि पीछे अगले दिनों ही रिजल्ट्स आए हैं, तो उसमें सब लोग सत्ता में अपने आप का अपना साझेदारी चाहते हैं, फलाना जातिगत तरह से तरीके से चाहते हैं, अलग अलग तरीके से सत्ता में साझेदारी चाहते हैं कि अगर हमारा कास्ट ये है तो हमारा एक सत्ता में साझेदार होना चाहिए। तो लोकतंत्र एवं सत्ता की साझेदारी क्या होती है, नहीं होती है, वो सब चीज़ें के बारे में हम इसमें समझने का कोशिश करेंगे। दूसरे बात, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। अब सत्ता में तो साझेदारी आपको मिल गया तो काम भी करना पड़ेगा, बैठे तो रहना नहीं है। सत्ता में आ गए, विधायक या मंत्री बन गए तो फिर बैठे से तो काम नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। कार्य प्रणाली क्या है, तो 3 तरह से हम लोगों के देश में कार्य प्रणाली चलती है। एक देश के ऊपरी लेवल पर प्रधानमंत्री का कार्य प्रणाली है, मतलब कि संसद से आप काम करिएगा तो प्रधानमंत्री का कार्य प्रणाली हुआ। एक राज्य के अंदर पे मुख्यमंत्री का कार्य प्रणाली हुआ। इसके बाद एक गांव के लेवल पे पंचायत, वो 3 स्तर पे हमारा कार्य प्रणाली चलता है। वो सब चीज़ें इस चैप्टर में आपको समझाया जाएगा। पंचायत में पंचायती राज इलेक्शन, जिसमें मुखिया जी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको सत्ता की साझेदारी एवं कार्य प्रणाली क्या है, कैसे काम होता है, इस सब चीज़ में इस चैप्टर में आपको समझना है। इसके बाद लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा भी होते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में क्या है, लोग वोट देंगे तब जीतेंगे। बहुत सारे लोग वोट पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जीतना चाहते हैं, तो संघर्ष भी करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा भी करना पड़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, अगर देश हमारे में लोकतंत्र है तो उसकी कुछ उपलब्धियाँ, कुछ खूबी होगी तभी हम लोग अपनाए हैं। बिना उपलब्धि के हम लोकतंत्र को क्यों अपनाएंगे, तो उस उपलब्धि के बारे में हम जो है इस चैप्टर में, चौथे चैप्टर में आपको पढ़ेंगे। इसके बाद 5वां चैप्टर जो है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। अगर उपलब्धि है तो चुनौती भी है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अगर उपलब्धि है, उसका विशेषता है, तो उसका खामी भी है, चुनौती भी है। क्या क्या चुनौती है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा सेगमेंट है हमारा अर्थव्यवस्था। चौथा पार्ट है हमारा सोशल साइंस का अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, और उसका व्यवस्था करना। हर लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ की व्यवस्था में लगे रहते हैं, कैसे कैसे पैसा कमाया जाए। हर व्यक्ति विशेष, परिवार के लोग, यहाँ तक कि राज्य, देश, सब क्या रहते हैं, अपना पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो उसी के बारे में कैसे पैसा बनाया जाए, उसका एक शास्त्र है, अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं। तो वही अर्थव्यवस्था हम लोगों को इसमें पढ़ना है। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, की अर्थव्यवस्था क्या है और ये कैसे कैसे विकास किया अर्थव्यवस्था हमारा। इसके बाद राज्य एवं राष्ट्र की आय। हमारा ही आय नहीं होता है, एक व्यक्ति विशेष का ही आय नहीं होता है, सिंगल एक आदमी ही नहीं कमाते हैं, हमारा राज्य भी कमाता है और राष्ट्र भी कमाता है। राष्ट्र की भी अपनी आय है, जिसमें जैसे जीएसटी हम लोग भरते हैं, जीएसटी भरते हैं तो कहाँ जाता है, वो राष्ट्र के पास जाता है। राष्ट्र अपने कोष में, अपने अकाउंट में जमा करके रखता है, फिर वो क्या करता है, वहाँ से राज्य को भी बांटता है, राज्य की भी उसमें हिस्सेदारी होती है, तो राज्य को भी देता है। तो राज्य का भी आय हुआ और राष्ट्र का भी आय हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा पैसा, जो आप जानते हैं, मुद्रा को हिंदी में पैसा हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में। इसके बाद बचत यानी सेविंग अकाउंट, हम लोग सेविंग करते हैं अपना। और साख यानी, साख का मतलब होता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है हिंदी में साख उसे कहते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड आप लोग नाम सुने होंगे कि क्रेडिट कार्ड, अगर आपका क्रेडिट कार्ड, आपका क्रेडिट अच्छा है, आपका क्रेडिट हिंदी में इज्जत जिसको बोल सकते हैं, अगर आपका इज्जत अच्छा है या आपका क्रेडिट अच्छा है तो आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। अगर आपने इसे चुका दिया तो और आपका क्रेडिट बढ़ गया। और तो ये साख है कि आपको क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपको जाना जाएगा कि आप कैसे आदमी हैं, आप कोई लोन डुबा के तो नहीं रखे हैं। तो साख वाक के बारे में इसको इसमें समझा जाएगा। तो मुद्रा, बचत एवं साख अर्थव्यवस्था के अंदर में तीसरा चैप्टर आपका है। चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्था जैसे कि आरबीआई है सबसे बड़ा वित्तीय संस्था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रुपये पैसा को कंट्रोल करता है।
सारे के सारे। इसके बाद छोटे छोटे बैंक हैं, बहुत सारे वित्तीय संस्थाएं हैं जो रुपए पैसे आपको प्रदान करने में, देने में, जमा करने में मदद करती है। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि बैंक क्या है, नहीं है, LIC FLIC सब वित्तीय संस्थाएं जितने भी हैं उस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं, अगर आपको पैसा समझा दिए, पैसा कैसे वित्तीय संस्था में आपको रखना है, लेकिन रोजगार नहीं आएगा तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो रोजगार भी जरूरी है, तो इसको भी समझना जरूरी है। रोजगार एवं सेवाएं क्या है, नहीं है। छठा है आपको वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब अभी बताया, भूमंडलीकरण जिसको कह सकते हैं। पूरी दुनिया आपस में ग्लोबलाइज हो रही है, वैश्वीकरण हो रहा है। कहीं से लोग कहीं पर बात आप 1 मिनट में कर सकते हैं। सारा दुनिया क्या हो गया है, क्लोज आ गया है, जैसे लग रहा है बहुत नज़दीक हो गया। अमेरिका से बैठे बैठे लोगों को हम यहीं से 1 मिनट में बात कर सकते हैं अमेरिका में बैठे लोगों से। तो क्या हो गया, वैश्वीकरण हो गया। दुनिया आपस में क्या होने लगी, जुड़ने लगी। पहले ये संभव नहीं था, तो उसको वैश्वीकरण कहते हैं। उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। अब जो है इतना वैश्वीकरण हुआ, इतना व्यापार हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसमें क्या होता है, लोग ठगा भी जाते हैं, लोग उसमें नकली नकली काम भी करने लगते हैं। तो उसको जागरूक करने के लिए भारत सरकार या अन्य सभी देशों की सरकार क्या करते हैं, अपने उपभोक्ता, अपने कस्टमर, अपने कंज्यूमर को क्या करते हैं, जागरूक करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, बताते रहते हैं। बराबर ऐड करते आते रहता है कि जागो ग्राहक जागो, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं कि ग्राहक जागिए, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, आप ठगा ना जाए। तो उसके बारे में आपको 10वीं क्लास में ही आपको उसके बारे में जागरूक कर दिया जा रहा है। तो ये है हमारा लास्ट अर्थव्यवस्था का 7 चैप्टर, यानी ये हमारा सिलेबस है। अब सिलेबस बता देने से हम आपको ये पता लग गया कि आपको कितना पढ़ना है आखिर। अब आप अंधेरे में नहीं है कि हमको कितना पढ़ना है, यानी राजनीति विज्ञान अगर है तो हमको बस 5 चैप्टर ही पढ़ने हैं। नहीं तो अगर हम सीधे लोकतंत्र एवं सत्ता आपको शुरू कर दें बिना सिलेबस को बताए समझाएं तो आप थक जाएंगे कि कितना दूर जाना है, कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आप थकेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको पता है कि इतना ही पढ़ना है और हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप में एक मोटिवेशन आ जाएगा, एक बल आ जाएगा कि अच्छा लोकतंत्र की उपलब्धियां हम पढ़ लिए हैं, तो अब बस एक ही चैप्टर बचा है, लोकतंत्र की चुनौतियां, बस पढ़ लेंगे, हमारा खत्म हो जाएगा। तो आपको बल मिलेगा, तो अब और ऊर्जा से आप काम करेंगे। लेकिन आपको ना बताया जाएगी आगे आपको कितना पढ़ना है, सिलेबस आपको ना बताया जाए तो क्या हो जाएगा, आप थक जाएंगे, छोड़ देंगे या वहीं से कंटिन्यू करना बंद कर देंगे, तो सिलेबस आपका कवर नहीं होगा। तो बस एक क्लास लगा करके हम आपको सिलेबस समझा दिए तो बहुत सारा, उससे क्या होता है, बल हो जाता है, मोटिवेशन आ जाता है समझने का, पढ़ने का। इसको कितने दिन में करेंगे, क्या करेंगे, आपका सारा समझदारी बढ़ जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को विराम देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।